अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट 2021 का इंतखाब अभी से मुतनाज़े हो चुका है। हमारी हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका दानिश और बाहमी चपकलिश ने हर दूसरे इशू की तरह इस इंतखाब को भी पूरी कामयाबी से वक्त से पहले, बहुत पहले मुतनाज़े कर दिया है। यह शायद हमारे सियासतदानों की नशोनुमा ही तनाज़ात में होती है। सेनेट के हर इंतखाब के बाद एक तनाज़ा सर उठाता है और वो होता है हॉर्स ट्रेडिंग का। इस तनाज़े के खात्मे की हुकूमती कोशिश आज खुद नज़ा की वजह बन गई। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, या यूं कहिए कि मेथड बिहाइंड मैडनेस यानी खब्त के पीछे जब्त है। हुकूमत ने कबल अज वक्त सेनेट के इंतखाबात की बात करके नेशनल डिस्कोर्स यानी कौमी मकालमे का रुख कामयाबी से मोड़ लिया है और जारहाना अपोजिशन को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। कल तक लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात हो रही थी, अब सेनेट के इंतखाबात का वक्त हर जगह मौजूए बहस है। अब वक्त ही जाने कि ये वेल प्लेड है या फिर डर्टी गेम। मुस्लिम लीग नून ने ये ऐलान किया है कि अगर कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जाते हैं तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। 12 फरवरी से पहले अगर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाता है सेनेट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अब तो हमें ये उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो इस किस्म का कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाए। उधर हुकूमत इससे कबल कह चुकी कि वो सेनेट की खुफिया रायशुमारी के तरीक़ाकार की तब्दीली के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। क्या ये दोनों मामलात जो पार्लियामान की सतह पर हल किए जा सकते हैं, हल किए जाने चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना दानिशमंदी होगा? मरियम नवाज तो कुछ और कह चुकी हैं। आपके मन पर जो तरीका कार है इंतखाब का, वो भी आपको अचानक याद आ गया है। उससे आप सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी ले लें। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? बात यह है कि ये पार्लियामेंट का काम है और मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हुकूमत अपोजिशन की रवायत एक जानिब, दूसरी तरफ कुछ संजीदा आईनी और कानूनी सवालात जरूर पैदा हो रहे हैं। आइन का आर्टिकल 226 क्या कहता है? मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या नताइज हो सकते हैं? अगर हुकूमत जल्द इंतखाबात चाहती है तो उसका मकसद असल में क्या है? अपोजिशन जल्द इंतखाबात की मुखालिफत आखिर कर क्यों रही है? क्या ओपन बैलेट से इंतखाब मुमकिन है? अपोजिशन सीक्रेट बैलेट पर क्यों बज़िद है? क्या सदारती ऑर्डिनेंस से आइन में तरमीम हो सकती है? 25वीं तरमीम के बाद सेनेट की कॉम्पोजिशन क्या रहेगी? ये कानूनी और आइनी सवालात और बहुत से अहम सियासी सवालात आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। ये तमाम मामलात मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। रहनुमा MQM माहिर कानून है सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर सैफ साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि एक हालिया मुलाकात रही है MQM के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। आपने कबल अज़ वक्त जो सेनेट इंतखाब की बात हो रही है, आप लोगों की जानिब से इसकी हिमायत की गई है? क्या समरात आपको सियासी तौर पर हासिल होंगे? देखें, पॉलिटिकल मामलात में इत्तेहादी जमातों में बातचीत और मुज़ाकरात होते रहते हैं, मुआहदे और अंडरस्टैंडिंग्स भी होती रहती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि उससे किसी एक सियासी जो ग्रोह है या जो जमात है उसको कोई डायरेक्ट फ़ायदा हो, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी पे साथ रहना पड़ता है और साथ देना पड़ता है। तो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो हुकूमत और MQM में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए है कि हम शुरू दिन से इत्तेहादी हैं और तमाम ओवरऑल जो पॉलिटिकल मामलात हैं उस पर हमारा एक ही मौक़िफ़ है। लेकिन अब तक तो सिर्फ सेनेट इंतखाबात में जो कबल अज जो वक्त जो थोड़ा उसको एडवांस करने की तारीख के हवाले से जो बात है उस पर ही बातचीत चल रही है और मुशावरत हो रही है, और अगर इलेक्शन कमीशन इसको मुनासिब समझते हुए इस सिलसिले में कोई फैसला करती है तो तभी ये मुमकिन हो सकेगा। अदरवाइज तो ये हुकूमत की तरफ से एक मुतालबा ही है, हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तरफ से एक मुतालबा। कराची से जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये खबर दे रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने MQM पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई है कि उसकी लेजिटिमेट डिमांड्स को सुना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये श्योरिटी दी गई है इस मुलाकात में। ये कौन सी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं? कि आपने कोई इलेजिटिमेट डिमांड्स भी रखी?
जहां तक डिमांड्स का ताल्लुक है, लेजिटिमेट डिमांड्स पे ही बात होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, और लेजिटिमेट डिमांड्स में से कराची के हवाले से हुकूमत ने बहुत पहले ऐलान किया था कराची को एक स्पेसिफिक पैकेज देने का, जिसमें तरक्कियाती कामों का पैकेज था, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने के हवाले से और फाल बनाने के हवाले से कुछ वादे वही थे। तो वही चीजें इस मुलाकात का हिस्सा रही हैं और उन पर ही इसमें बात हुई है, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर सपोर्ट का और हिमायत का यकीन दिलाकर एक अच्छा इक़दाम किया है, और मैं आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि किस हद तक हुकूमत अपने वादों पर अमल करती है। लेकिन ये तो हमारा शुरू दिन से डिमांड थी, और ये बल्कि पूरे हुए गुज़िश्ता 2 साल में बैरिस्टर साहब? बस देखें, मुतालबात तो अब सियासी प्रोसेस में कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ के लिए फिर जोर लगाया जाता है, लेकिन बार सूरत सेनेट इंतखाब की तरफ चलते हैं। दिन से ये था जी, वो हमारे साथ रहिए। कंवर दिलशाद साहब भी साथ हैं, कुछ हम की माहिर कानून भी हैं, राय ले लेते हैं, सेनेट का भी हिस्सा है, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप समझ रहे हैं ये चीज़ें प्रोसेस हो सकती है। कंवर दिलशाद साहब, पहले आपसे, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान क्या इलेक्शन कमीशन को ही करना है, काबीना भी कर सकती है? किसका हक है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ना है, और कितना कबल अज़ वक्त, मतलब 1 माह का तो वक्त है, उससे पहले भी मुमकिन है? 1-2 मिनट लगे कंवर साहब। हाँ, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे हमने बताया कि आइन के आर्टिकल 213 के तहत सेनेट के इलेक्शन के बारे में शेड्यूल जारी करना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि हम कबल वक्त इंतखाब करवा देंगे, ये एक सियासी स्टेटमेंट है। लेकिन आप ये देखें कि 2018 में 2 फरवरी 2018 को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया और 18 फरवरी 2018 को इंतखाबात हो गए। तो अब ये कहना कि भाई ये कबल वक्त है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के मामले जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि हमारे माजी के जितने इंतखाबात हुए, मैंने भी आज फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन करवाए, वो सब फरवरी में ही हमने शेड्यूल जारी करके 18 और 20 फरवरी को हमने इंतखाबात मुकम्मल करवा दी। ये इसमें कोई ऐसी को गैर आइनी बात नहीं है। इस लिहाज से हम चाह रहे हैं कि ये इंतखाबात जो है ये आइन के आर्टिकल 213 के तहत हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया। कंवर साहब, एक बात आपसे जानना चाहूँ, आपने कहा फरवरी में मुमकिन है और वो उसके नीचे 1 माह का टाइम है कि 11 मार्च से पहले 11 फरवरी, इस दौरानिए में टाइम कितना, यानी कि ऐलान करना कि फलां तारीख को इंतखाब होगा सेनेट का, उससे पहले कितने दिन पहले ये ऐलान होता है, या कितना वक्त दरकियार है बीच में इस कन्वेंसिंग के लिए या इस बात के लिए कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन बाद ये इंतखाब होगा? इसकी कोई मुद्दत का है दरमियान में? 1 महीने का होता है ना, 1 महीने के अंदर अंदर 11 फरवरी और 11 मार्च के दरमियान इंतखाब होता है। लेकिन इंतजामी मामला तय करने के लिए एक शेड्यूल जारी किया जाता है। उस शेड्यूल के तहत उन्होंने लास्ट जो 2018 में हुए, सैफुल दरौरी को पता है, बैरिस्टर साहब को पता ही है, इससे पहले 2015 में हुए, 2018 में हुए, 2012 में हुए, 2009 में हुए। वो शेड्यूल तो जारी फरवरी में ही किया गया ना, लेकिन इलेक्शन जो है वो 18 और 20 फरवरी के दरमियान होता है ताकि 11 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाए। कंवर साहब, मुझे थोड़ा सा इसको दोबारा समझाइएगा। अगर 15 फरवरी को इंतखाब करवाना चाह रही है हुकूमत, तो उसकी अनाउंसमेंट क्या 11 फरवरी को करेगी या 1 महीना पहले करेगी? उससे हुकूमत का क्या ताल्लुक है इसमें? ये तो इलेक्शन कमीशन, चले इलेक्शन कमीशन को कितना पहले करना होगा? करवाएं, 18 फरवरी करवाएं, 20 फरवरी करवाएं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने अपना तरीकाकार देना होता है। अपने इंतजाम देखने होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, बाकी तमाम जरूरियात होती है, सूबाई असम्बली के इजलास तलब किए जाते हैं। ये सारे मामला जो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करने होते हैं अपने शेड्यूल के तहत। मिनिमम कितना वक्त दरकार होता है अनाउंस करने और कंडक्ट कराने के बीच में? 2 दिन, 4 दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए, हफ्ता चाहिए, 10 दिन चाहिए? ये तकरीबन 15-20 दिन चाहिए इनको। 15-20 दिन होता है ना, इसलिए होता है कि उसमें आप ये 3 दिन होते हैं फॉर्म जमा कराने के, अपीलें, रिजेक्शन, इसके बाद जो केस चलते हैं हाई कोर्ट वगैरह में, तमाम तय करने के लिए वो कहता है शेड्यूल दे देते हैं। 18 फरवरी को इलेक्शन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, 20 फरवरी को हो जाए कोई नहीं, 25 फरवरी को हो जाए कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है 11 मार्च से पहले। ठीक है, 7 या 8 मार्च को नोटिफिकेशन कर देंगे, 11 मार्च को जो है वो नए मेंबरान का तकर्रर हो जाएगा, 12 मार्च को वो अपना हलफ उठा लेंगे, नए इलेक्टेड सिलेक्टर्स और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो जाएगा।
हमारे साथ रहिएगा कंवर दिलशाद साहब। बैरिस्टर सैफ साहब, हुकूमत ने ये बात कह के कोई पॉलिटिकल कार्ड खेला है, ऑपोजिशन की तवज्जो एहतजाज से हटाने की कोशिश की गई है। आपकी राय में ये तो जिस तरह कंवर साहब कह रहे हैं फरवरी में होते हैं, और अगर आप लोग भी फरवरी में ही यानी हुकूमत करवाती है और उस तरफ जाती तो पर प्रोसीजर ही जा रहे हैं फिर तो ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई ऑपोजिशन पर? देखें, ये बात तो हम इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि हुकूमत जो है वो भी एक सियासी पार्टी ही की है। पीटीआई की उसमें अक्सरियत है और बाकी सियासी जमातें उनके साथ हैं, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। इसलिए जाहिर है कि उनकी तरफ से कोई भी मूव जो हो गया उसका एक पॉलिटिकल एंगल तो जरूर होता है। और शायद एक एंगल ये भी है कि हुकूमत ने इंतखाबात को जल्दी कराने का जो फैसला किया है या रिक्वेस्ट जो करेगी इलेक्शन कमीशन से, उसमें शायद जो मुल्क के मौजूदा पॉलिटिकल हालात हैं वो उस पर जरूर इस फैसले पर असरअंदाज हुए होंगे। और ख़ास तौर पर अपोजिशन की तरफ से जो बार बार ये एक किस्म की धमकी दी जा रही है कि हम सेनेट के इंतखाबात नहीं होने देंगे, तो वो भी शायद इस फैसले में एक अहम फैक्टर के तौर पे शामिल हाल रहा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का इनेकाद, जैसे कंवर दिलशाद साहब ने बात की, कुछ दिन पहले कराना, कुछ हफ्ते पहले कराना, ये कोई ऐसा गैर आईनी स्टेप नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन बार सूरत ये फैसला करना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक मुतालबा कर सकती है कि इसको कराया जाए, और मेरे ख्याल में उसमें कोई मज़ायका नहीं है अगर चंद दिन पहले हो जाए। असल जो जिस दिन नए मेंबरान का इंतखाब होगा उसकी जो तारीख है वो 12 मार्च है। 12 मार्च को पुराने मेंबरान सब रिटायर हो जाते हैं, 11 को और 12 को नए मेंबरान अपना हल्फ उठाते हैं। बैरिस्टर साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें दो बड़ी अहम बातें आपसे पूछना चाहूंगी। जाहिर बात है आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुलाकात में भी होंगे, आप लोगों को इत्तेमाद में भी लिया गया होगा। आप जब जल्दी इंतखाब का लफ्ज बोल रहे हैं तो जल्दी इंतखाबात क्या 11 फरवरी से पहले, और अगर 11 के बाद तो फिर तो वो जल्दी नहीं है, वो पर आप उसके चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर फायदा क्या है हुकूमत को जल्दी इंतखाबात का? हुकूमत चाह क्या रही है जल्दी इंतखाब से? कोई खदशा है, कोई खतरा है हुकूमत को जो चाह रही है कि इंतखाब जल्दी हो? मैं समझता हूं कि हुकूमत को कोई खदशा या खतरा नहीं है। हुकूमत इस बात पर बिल्कुल मुतमईन है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह अक्सरियत हुकूमती इत्तेहादी जमातों को ही सेनेट में हासिल होगी, और अपोजिशन की इस वक्त जो अददी अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाएगी। जो मेंबर रिटायर हो जाएंगे उसके बाद अपोजिशन कमज़ोर हो जाएगी और हुकूमती इत्तेहाद की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये एक पॉलिटिकल फैसला है और इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। उनमें से एक शायद अपोजिशन की तरफ से बार बार धमकियां कि वो सेनेट के इंतखाबात को पर असरअंदाज होने के लिए इस्तीफे देंगे असम्बलियों से, ये जो इस तरह की बातें हैं शायद ये भी एक फैक्टर हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की धमकियों के नतीजे में ये फैसला हुआ है। हुकूमत के अपने मफादात और अपने प्लान्स होते हैं और उसके तहत मैं समझता हूँ कि चंद दिन ही शायद ये आगे आने का मुतालबा होगा। ये कोई महीने से ज्यादा तो हो नहीं सकता, कहीं जनवरी में तो इलेक्शन होने से रहे। इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो फरवरी की कोई डेट देंगे और मेरे ख्याल में मुतालबा करेंगे इलेक्शन कमीशन से, और मेरे ख्याल में वो अनरीजनेबल नहीं है, वो हो सकते हैं। चाहे वो इलेक्शन 1 मार्च को हो, चाहे वो क्या कहते हैं 15 फरवरी को हो जाए या 10 फरवरी को हो जाए, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। आप कानूनदान हैं, इस मामले का कानूनी आईनी पहलू है जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है। जब ओपन बैलेट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। ये मुआवनत तलब करना दुरुस्त है? अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया जाता है, हुकूमत को सुबकी नहीं होगी? ये मशवरा दिया गया है हुकूमत को, ये हुकूमत का फैसला है करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए? देखें, इस मामले में मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये है कि आइन का आर्टिकल 226 सीक्रेट बैलेट पर की बात करता है, और इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसका सेक्शन 122 सब सेक्शन 6 जो है वो भी इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट के जरिए कराने की बात करता है। अब ये एक सिंपल सा सवाल है कि अगर आपने इसको ओपन बैलेट करवाना है तो आपको आइन में भी तरमीम करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो कि इस वक्त ना हुकूमत के पास है और ना ही ये अपोजिशन के पास है। तो वो एक नामुमकिन सी सिचुएशन है। जहां तक इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ताल्लुक है, उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वो भी चूंकि टाइम कम है तो मैं नहीं समझता कि ये आईनी और कानूनी जो तरमीम है वो इतनी जल्दी पॉसिबल होगी। इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन शायद इस फैसले को रिजेक्ट करेगा। इस मुतालबे को जो हुकूमत का है वो रिजेक्ट ही करेगी, क्योंकि
और तो कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 186 जाना जो है कि जो अखबारात में जो बात आई है और जो काबीना में फैसला हुआ है शायद कि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में मुस्तरद तो नहीं करेगी, लेकिन हुकूमत को ये कह सकती है कि आप आइन में तरमीम करें क्योंकि आपके पास एक रास्ता मौजूद है, हमारे पास आप ना आए क्योंकि हम इसमें बात करने के कॉम्पिटेंट नहीं है। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कोई इख्तियार नहीं बनता कि वो इस पे कोई फैसला दे। मेरे ख्याल में ये हुकूमत का और पार्लियामेंट का, बेसिकली पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि अगर वो आईनी तरमीम करे तो तभी ये मुमकिन हो सकता है। वेरी वैलिड बैरिस्टर साहब, आप बिल्कुल जो कुछ लिखा है आईन और कानून में और जो पार्लियामान का इख्तियार है उसको बड़ा आपने उस पर एक्सप्लेन कर दिया खोलकर। आप हुकूमती इत्तेहादी हैं, लॉ को बहुत बेहतर जानते समझते हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पार्लियामान की अहमियत को आप यहाँ पर बता रहे हैं। सवाल ये बनता है कि जब आप लोग बैठकर मशवरा कर रहे हैं या हुकूमत मशवरे कर रही है, ऐसे बयानात जैसे पहले शो ऑफ हैंड कहा गया और फिर अटॉर्नी जनरल को आकर उसकी पूरी तरदीद करना पड़ी कि ये नहीं है और ये मुमकिन ही नहीं, फिर ओपन बैलेट की बात की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की गई, अभी आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, ये नहीं है और ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये मशवरे कौन दे रहा है, या फिर ये गलत तरह के बयानात फिर मीडिया में आना, क्या ये सुबकी नहीं हो रही कि इतना इंपॉर्टेंट मामला जो कि पार्लियामान में रहेगा उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात की जाए, हुकूमत के फोरम से वुज़रा और प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयानात दे रहे हों और एक इस तरह की बात सामने आए जो कि माजी में भी होती रही कि गलत इंफॉर्मेशन सामने रखी जा रही है, गलत बयान अवाम तक लाए जा रहे हैं, ये इंटेंशनली हो रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है वहां पर? देखें, इस सवाल के पर तबसरा करने के लिए या जो आपका नुक्ता है इस पे कमेंट करने के लिए तो मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल कॉम्पिटेंट इसलिए नहीं हूँ कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। ये तो वजारत जो है वफाकी वजीर कानून साहब बेहतर समझते हैं कि उन्होंने काबीना के इजलास में बैठ के ये डिस्कशन जब हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा और हुकूमत को क्या मशवरा दिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्यों ये बात की कि हम रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके जवाब तो बेहतर वो दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जो मेरा मौक़िफ़ है वो तो यह है कि ना इसमें सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट बनता है, जुरिसडिक्शन बनती है, क्योंकि क्लियर कट आईनी प्रोविजन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है, अगर वो उसमें तरमीम करना चाहे तो कर सकती है। अब ये बात यकीनी तौर पर हुकूमत को इल्म में थी और है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल आईन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। तो अब मैं खुद भी इस बात से समझने से कासिर हूँ कि हुकूमत ने इस बहस को या वफाकी वज़रा की तरफ से इस बहस को अगर छेड़ा गया तो किन बुनियादों पर छेड़ा गया, मैं जवाब देने। बैरिस्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, आप बचकर इससे निकलना चाह रहे हैं, आपकी जमात इत्तेहादी है, फरोग नसीम साहब आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं और जाहिर बात है आप लोगों को एतमाद मिली है। मैं वापस आती हूँ बैरिस्टर साहब आपकी तरफ। एक और अहम सवाल, 25वीं तरमीम के बाद फाटा केपीके का हिस्सा है, 26वीं के बाद कौमी और सूबाई जो उनकी नशिस्तें उनका तायुन हो चुका, सेनेट में फाटा की नशिस्तें जो कि अब मखसूस नहीं होंगी, क्या नई आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी इस पर, क्योंकि अब नशिस्तें कम होने जा रही हैं, या इसका प्रोसीजर जो है वो कुछ बन गया या अभी बनेगा? देखें, जो फाटा का स्टेटस है वो तो अब सिंपल यही है कि जब आईनी तरमीम हुई तो फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें हैं वो वही सेनेट में रहेंगी, क्योंकि सेनेट जो चूंकि हाउस ऑफ द फेडरेशन है इसलिए ये एक आईनी फार्मूला यही तय किया गया था 1973 के आइन में कि तमाम जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं चारों सूबे उनको यकसां जो है वो मेंबरशिप दी जाएगी। तो यकसां मेंबरशिप नेचुरली जब 4 सूबे ही हैं तो उनको जो एलोकेटेड सीट्स हैं वही मिलेंगी। फाटा के इलाके का पाकिस्तान में इंज़माम के बाद सेनेट की नशिस्तों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। हाँ, सूबाई असम्बली की नशिस्तों में यकीनी तौर पर वहाँ पे उनको ज़्यादा थोड़ा बहुत वो रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि अभी इस वक्त तो ऐसा कोई आईनी तरमीम इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक सेनेट में या कौमी असम्बली में ज़ेर गौर नहीं है कि सेनेट की सीटें बढ़ाई जाएं। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान के हवाले एडजस्ट करने के लिए भी किसी नई तरमीम की आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। दोबारा बोलेंगी जरा ये जब 104 से 100 हो जाएंगी तो मैं ये कह रही हूँ कि इस कॉम्पोजिशन को रीएडजस्ट करने के लिए भी किसी आईनी तरमीम की फिलहाल जरूरत नहीं। देखें, वो जो रीएडजस्टमेंट है वो जब सेनेट की कंपोजिशन में फर्क आएगा तो डेफिनेटली उसके लिए तो आईनी तरमीम चाहिए होगी, बगैर उसके तो आप आइन को नहीं चेंज कर सकते। लेकिन इस वक्त के इलेक्शन में जो सिचुएशन है वो मेरे मालूमात के मुताबिक वही है जो पहले थी। कंपोजिशन और केपीके से उतने ही मेंबरान इलेक्ट होंगे जितने से पहले होते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ अहम आईनी और कानूनी मामलात के आखिर हुकूमत की तरफ से दबाव सिर्फ सियासी तौर बढ़ाया जा रहा है या वाकई हुकूमत आईनी और कानूनी तौर पर मामलात में किस कदर बेहतरी चाहती है। ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम सेनेट इंतखाब पर बात कर रहे हैं जिसका 11 मार्च तक इनेकाद होना और नए मेंबरान की मुंतखब होना बहुत ज़रूरी है, मगर इस कदर टॉक ऑफ टाउन क्यों इस बार बन गया है? हुकूमत की जानिब से जो कहा गया कि हम वक्त से पहले इंतखाब करा लेंगे, शो ऑफ हैंड से इंतखाब होगा, अपोजिशन के इतराज़ात क्या, हुकूमत को फ़ायदा क्यों होगा? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर ये कहिएगा कि अपोजिशन को क्यों एतराज़ है अगर हुकूमत कहती है कि हम थोड़ा वक्त से पहले इंतखाब करा लेंगे? 1 महीने की गुंजाइश तो आइन में मौजूद है। देखें, इतराज़ कोई नहीं है। वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। हमेशा सेनेट के जो इंतखाबात होते हैं उसका एक प्रोसीजर है, इलेक्शन कमीशन में उसका एक सिस्टम है और उसी तरीके से एक शेड्यूल जारी होता है। हर किस्म के इंतखाब का एक शेड्यूल जारी करता है इलेक्शन कमीशन, जिसमें वो बताता है कि जी आपने किस दिन फाइल करनी है, आपकी पेपर्स किस दिन फाइल करने हैं, स्क्रूटनी किस दिन होनी है, इलेक्शन किस दिन होना है, ओथ किस दिन लेना है, सेशन किस दिन कॉल होना है। ये सारी चीजें एक शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिलीज करता है। अब ये मेरी मर्जी या आपकी मर्जी से ये इलेक्शन नहीं हो सकता और उन्होंने देखना होता है कब सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, कब कब हमें ये चीजें किन किन डेट्स पे ये करनी है, ताकि इलेक्शन टाइम पे होके 11 तारीख को जब सब रिटायर हो रहे हो तो तब नए सेनेटर्स इलेक्ट हो जाएं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और अगर मैं उठ के कह दूं कि नहीं जी मैं तो जल्दी करा दूंगा या बाद में करा दूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर आप ये करना भी चाहते हैं तो यू हैव टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड यू हैव टू चेंज द सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लेट डाउन है सारा प्रोसीजर, इलेक्शन कैसे होगा, कब होगा, कितने पीरियड के लिए होगा, कैसे होगा। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। हमने सबने इलेक्शन लड़े, एक दफा नहीं, दो दफा। सब जानते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता। मांडवी वाला साहब, अगर हुकूमत 12 फरवरी 15 फरवरी की इंतखाब, इलेक्शन कमीशन 12 फरवरी 15 फरवरी पर इंतखाब की तारीख का कहता है, तो क्या ये फिर टाइम के अंदर है? क्योंकि फरवरी में तो हो सकते हैं इस टाइम में। देखें, इलेक्शन कमीशन इस तरह नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन हैज टू गिव सेवरल डेट्स फॉर सेवरल थिंग्स। ये एक दिन का इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पूरा आपको, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पूरा प्रोसीजर देना है। ठीक। और उन्होंने विदिन द पीरियड ऑफ टाइम पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है और लोगों को इलेक्ट करके उनकी नोटिफिकेशन इशू करनी है, तब जाके वो ओथ ले सकेंगे जाके सेनेट में बाय 11 मार्च, जिस दिन सारे सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। अच्छा तो सर, अगर ये आप प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करेंगे तो 11 तारीख को ये कैसे होगा? सर एक स्टेटमेंट है जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने गुज़िश्ता रोज टीवी चैनल पर बात करते हुए दिया। उनका कहना है कि जब ये सेनेट इलेक्शन का ऐलान करेंगे 3 हफ्ते पहले हम इस्तीफा दे देंगे। ये समझाइए कि वो जो 3 हफ्ते, क्या ये 3 हफ्ते का ड्यूरेशन होगा, इससे क्या पॉलिटिकल एज मिल सकता है ऑपोजिशन को या हुकूमत को नुकसान हो सकता है? अगर इलेक्टोरल आपका पूरा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, सिंध असेंबली अगर रिजाइन कर देती है और सिंध में इलेक्शन नहीं होगा सेनेट का, तो बेसिकली सेनेट विल बी इनकम्प्लीट। तो अगर सेनेट इनकम्प्लीट होगी तो इलेक्शन जाहिर सी बात है पेंडिंग, एक सूबे का इलेक्शन पेंडिंग में चला जाएगा। तो ये इस्तीफों का जहां तक ताल्लुक है, वो तो खैर पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगी कि इस्तीफे कब देने हैं, कब नहीं देने, या देने भी है नहीं भी देने, ये तो उनका डिसीजन है। मगर उसका क्या इफेक्ट आएगा सेनेट इलेक्शन पे, वो यही इफेक्ट आएगा जो मैंने आपको बताया। सर तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि कोई ये 3 हफ्ते का टाइम या 2 हफ्ते का टाइम, ये टाइमिंग मैटर करेगी इस्तीफे देने और इलेक्शन की तारीख के इनेकाद के दरमियान? देखें, आई डोंट नो एग्जैक्टली इस्तीफे नेशनल असेंबली की आप बात कर रही हैं, सेनेट की बात कर रही हैं? सर मैं तो ये जो इस्तीफे ऑपोजिशन पीडीएम देती है उनके इस्तीफों की बात कर रही हूँ, और सेनेट इलेक्शन के इनेकाद के दरमियान का जो फर्क है, जी तो दोनों से ऐलान है ना पीडीएम का। इफेक्ट आएगा सेनेट, आपका मतलब है कि उन इस्तीफों का जो इफेक्ट आएगा सेनेट इलेक्शन पे, यही जानना चाह रही ना? तो उसका यही इफेक्ट आएगा कि सेनेट के इलेक्शन इनकम्प्लीट रह जाएंगे, एक सूबा अवेलेबल नहीं होगा, उसका इलेक्टोरल अवेलेबल नहीं होगा इन द सेनेट। तो उसमें क्या
कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन क्रिएट होती है सेनेट की, विल इट बी एबल टू कन्वीन, विल इट नॉट बी एबल टू कन्वीन, ये हमें देखना पड़ेगा। सर एक ये कहिएगा, पीडीएम कौमी और सूबाई असेंबली से इस्तीफों की बात करिए तो सेनेट से तो इस्तीफे नहीं दे रही होंगे, जो भी वहां पे सेनेटर्स मौजूद रह जाएंगे। नहीं देखिए, सेनेट से तो लोग 11 को रिटायर हो रहे हैं ना, 11 मार्च 52 जी बिल्कुल। तो जो प्रोविंसेस से देखें, सेनेट के इलेक्शन होते हैं प्रोविंसेस में। सर तो सवाल ये है कि आप पार्लियामान का हिस्सा, मतलब कहने से मुराद ये है कि ऑपोजिशन की जमातें जो असेंबलियों से सूबाई और कौमी से इस्तीफे दे रही हैं, उनके जो लोग बच जाएंगे वो सेनेट का हिस्सा रहेंगे, वहां से इस्तीफे नहीं दे रहे। अगर वो रिटायर नहीं हो रहे तो वो सेनेट का हिस्सा रहेंगे, अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेनेट में नहीं, मैं रिटायर जो नहीं हो रहे उनकी बात कर रही थी, तो वो फिर भी पार्लियामेंट का हिस्सा। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, मगर आज हुकूमती विफाकी वजीर ने भी एक ने कहा कि पीडीएम ये इलेक्शन लड़ेगी सेनेट का, और दूसरा खुद सिंध गया है इलेक्शन में कमीशन के पास कि ज़िमनी इंतखाब जो सिंध की नशिस्तों के रहते हैं वो करा दिए जाए। तो इससे तो यही इंदिया लगता है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी अगर ज़िमनी इंतखाब। मैं पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे बोल नहीं सकता कि वो इस्तीफे देंगे कि नहीं देंगे, मगर एक चीज जो मैंने मीडिया से ही सुनी है, जो आपने भी सुनी होगी, कि जनवरी 31 तक सारे इस्तीफे जमा कर दिए जाने हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को। तो वो जब इस्तीफे जमा हो जाएंगे तो वो तो फिर लीडरशिप का डिसीजन है कि उन्होंने क्या करना है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सर, नून लीग भी कह चुकी है कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की हुकूमत बात करती है, अब ये कबल अज़ वक्त का एक तो तयन होना बड़ा जरूरी है कितना, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि अगर हुकूमत ऐसा कोई एक्शन लेती है, या आपका मशवरा क्या रहेगा पीपल्स पार्टी की तरफ कि अपोजिशन को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्योंकि हुकूमत कुछ मामला खुद सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाह रही है जिसके अंदर शो ऑफ हैंड और कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं। नजर ये आ रहा है कि पार्लियामान में मौजूद दोनों तरफ की कुव्वतें, वो हुकूमत है या अपोजिशन, अपने मामला पार्लियामान में नहीं हल कर पा रहे। देखिए, उसूलन तो पार्लियामान में हल होना चाहिए, पार्लियामान के जो भी मसले हैं वो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि दे शुड बी गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट अनलेस देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसकी इंटरप्रिटेशन आपको सुप्रीम कोर्ट से चाहिए या कोई क्लैरिटी चाहिए, वो उस मौके पे सुप्रीम कोर्ट आदमी जा सकता है, बट अदरवाइज एवरीथिंग शुड बी रिजॉल्व्ड इन द पार्लियामेंट। मांडवीवाला साहब, आप पार्लियामानी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त आपकी नज़र में कोई पार्लियामानी क्राइसिस है? क्या हुकूमत को सदारती रेफरेंस के जरिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मुआवनत तलब करनी चाहिए, कर सकती है? मुझे फिलहाल तो कोई क्राइसिस नजर नहीं आ रही, फिलहाल सिर्फ बातें हैं, एक्चुअल देयर इज नो क्राइसिस राइट नाउ। अच्छा, ओपन बैलेट पर एतराज बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हें नहीं भी है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान एतराज कर रहे हैं, हुकूमत कहती है ओपन बैलेट पे जाएंगे, मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि ओपन बैलेट पे जाएंगे। आपके ख्याल में राइट नाउ ओपन बैलेट मुमकिन है, बगैर किसी आईनी तरमीम के कोर्ट के पास जाकर इस पर मुआवनत तलब की जा सकती है, या फिलहाल जब तक कोई आईनी तरमीम ना हो जाए ओपन बैलेट मुमकिन ही नहीं है? बिल्कुल जी, आईनी तरमीम के बगैर ओपन बैलेट मुमकिन नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सवालात मजीद हैं हमारे पास, उनसे इस पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक से पहले मेरा सवाल ये था कि सेनेट इंतखाब के तरीके को लेके करीबन आगे पीछे सभी जमातें सीक्रेट बैलेट को तनकीद का निशाना और इस पर एतराज़ करती रही हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है? क्योंकि जो हालिया चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कलअदम तहरीक रही वो अपोजिशन की तरफ से थी, नंबर मौजूद था मगर नाकाम हुई। आपकी राय में मैं फ्यूचर के अगर पर्सपेक्टिव से पूछूं कि क्या चेयरमैन सेनेट या सेनेट के इंतखाब को शो ऑफ हैंड की तरफ ले जाना चाहिए, इसका फायदा रहेगा, या ये सीक्रेट बैलेट में रहना चाहिए? देखें जी, फायदा नुकसान की बात नहीं है, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लेट डाउन है वो बड़े सोच समझ के डिसाइड किया है और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई है। अब अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको फर्दर आपने डिस्कस करना है, उसको कंसेंसस से आपने एक चीज़ चेंज लानी है, उसके बगैर आप नहीं ला सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से रैंडम बातें करना कि जी ये शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें पहले से, अच्छा, और ये हर इलेक्शन पे होती हैं। लेट मी टेल यू, ये डिस्कशन
मगर बात वही होती है कि जो वट एवर इज द प्रोसीजर, वट एवर इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में ही उसी तरीके से इलेक्शन होते हैं और कोई तरीके से नहीं होते। और इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी, आपने सुना होगा कि कोई टाइमिंग में चेंज नहीं होगी, कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं होगा, इलेक्शन विल बी हेल्ड एज पर व्हाट इज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू। मगर सर आपने खुद जैसा कहा कि इसकी बात जरूर होती है, मगर कंसेंसस के साथ, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर और इसके फायदे नुकसान तो यकीनी तौर पर फिर देखने को और इस पर सियासी तौर पर बातें भी होती हैं। अगर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर की बात करूं फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में हमारी पार्लियामान को बैठकर क्या इस पर काम करने की जरूरत है, या आपके ओपिनियन में सीक्रेट बैलेट ही बेस्ट है? देखें जी, दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। तो ये अब दोनों पार्टीज को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि विच इज द बेटर वे। अगर इतने सालों से इलेक्शन हो रहे हैं, 60 साल से, 70 साल से, जब से कितने इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, और ये प्रोसीजर चला आ रहा है, और अब इस मौके पे आके आप सोचते हैं कि जी अब हमें चेंज करना है क्योंकि ये प्रोसीजर सही नहीं है, तो देयर हैज टू बी सम बेसिस ऑन विच वी विल चेंज द सिस्टम। तो वो जब तक कोई रीजन और बेसिस नजर नहीं आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज की जरूरत है। एक और बात सर, इलेक्शन 2017 में तब्दीली से क्या हुकूमत वोटिंग का तरीकाकार बदल सकती है, या इसके लिए मतलब आईनी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उसके नीचे भी नहीं बदल सकती है? वो भी नहीं बदल सकती, वो भी नहीं बदल उसमें भी आईनी तरमीम आपको चाहिए। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल लास्ट आखिर में, इससे थोड़ा सा हटकर, आप भी मार्च में रिटायर हो रहे हैं, नैब के मामलात आप सेनेट में ले जाना चाहते हैं, कोई प्लान ऑफ एक्शन है इसे लेकर आपके पास? देखें जी, मैं जो सेनेट में मामला लेके जा रहा हूं वो सिर्फ मेरा मामला नहीं है। हम जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज वायलेशंस हैं नैब के, वो लेके जा रहे हैं। हम जो इनके एसेट्स हैं और इनकी डिग्रीज हैं और इनकी ये हैं, इनकी चीजें हैं नैब की, जो कि आज तक किसी ने ना चेक करवाई है, ना किसी ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया है, ना उसकी कोई वेरिफिकेशन हुई है। तो मैं समझता हूं कि जो हम एक ओवरऑल चीज सेनेट में लेके जा रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। और ये प्रोसेस देखें, एक दफा जब चल पड़ता है ना तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। इट इज नॉट के वन टाइम अफेयर के जी मैंने ये इनिशिएटिव ले लिया तो ये प्रोसेस, ये अब प्रोसेस में एक चीज आएगी और ये इंशाल्लाह सेनेट इन चीजों को लाइमलाइट में लाएगी। सर, बीइंग डिप्टी चेयरमैन सेनेट, आप समझते हैं कि आप होंगे या नहीं होंगे वहां पर? आपको आपके सेनेटर्स इस मामले पर ऑन बोर्ड आपके साथ होंगे, उनका कॉन्फिडेंस हासिल रहेगा? बिल्कुल जी, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली माई इशू। देखें, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। 36 हमारी कमिटीज हैं, विच एवरी मिनिस्ट्री कम्स, एवरी सेक्रेटरी कम्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हेड कम्स, and whatever we desire is presented or whatever we ask is presented in those committees. तो बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेनेट इंतखाब को लेकर कहते हैं कि अपने टाइमिंग पर, अपने प्रोसीजर के मुताबिक ही ये होगा, और जैसा कि माजी में सीक्रेट बैलेट के जरिए हो रहा है, अगर मुस्तकबिल में कभी शो ऑफ हैंड के जरिए होना भी है तो आईनी तरामीम और कंसेंसस और किस बुनियाद पर होगा, इस पर बात करना निहायत ज़रूरी है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।